नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। टी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे ग्लोबल मार्केट से जुड़ी खबरें और साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स के चलते फोकस कहां पर रहेगा और कुछ ब्रोकरेज आइडियाज और ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने रखेंगे और इसी के साथ ही साथ आपको कमोडिटी मार्केट का भी पूरा अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों की और शुरुआत कमजोर होते हुए दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है, इस वक्त सपाट है लेकिन लाल निशान में कारोबार कर रहा है। बाकी अगर इंडाइसेस देखेंगे तो सभी के सभी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार सपाट हैं, कोरिया के बाजार में भी कमजोर शुरुआत देखने को मिल रही है। चीन के बाजार ऊपर थे अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब वहां पर भी कमजोरी हावी है और लाल निशान में चीन के बाजार भी कारोबार कर रहे हैं एक लंबी छुट्टी के बाद। लेकिन वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिला और हमने देखा कि एक लंबी छुट्टी थी, इसके चलते हॉलीडे के जब डेटा आए तो उसके बाद हमने देखा वहां पे टूरिज्म से जुड़े जो शेयर्स थे वहां पर शानदार तेजी देखने को मिली। तो शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन अब लाल निशान में चीन के बाजार भी चले गए हैं और हांगकांग के बाजार भी हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त कमजोर संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से। और बाकी दुनिया भर के बाजार अगर देखेंगे तो कल प्रेसिडेंट डे के मौके पर अमेरिकी बाजार बंद थे, इसलिए वहां से कुछ संकेत तो नहीं है, लेकिन यूएस फ्यूचर में हल्के लाल निशान में वहां पर कारोबार हो रहा है। लेकिन कल एक इंपॉर्टेंट डेटा आया और उसका असर कल हमने बॉन्ड मार्केट पे देखा और हो सकता है फिर आज हम देखेंगे कि अमेरिकी बाजारों में भी उसका असर दिखेगा। 10 साल के ट्रेजरी यील्ड्स 4.3% के पार निकल चुके हैं। उसके पीछे वजह यह थी कि यूएस में जनवरी के जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आए, यानी कि पीपीआई के आंकड़े आए, वो अनुमान से ज्यादा थे। एक तरीके से महंगाई का आंकड़ा है, होलसेल महंगाई का आंकड़ा है जो कि अनुमान से ज्यादा था। 0.1% का हमारा अनुमान था, 0.3% के आंकड़े निकल कर आए हैं। तो इस वक्त महंगाई के आंकड़े वहां पर अनुमान से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते हमने देखा कि उसका असर कल बॉन्ड मार्केट पे दिखा और 4.3% के पार कल ट्रेजरी यील्ड्स कारोबार कर रहे थे। तो एक आंकड़ा ये भी था। इसके अलावा सोना कल एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पे था क्योंकि हमने देखा कि अब मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से टेंशन बढ़ रही है, सोने की डिमांड बढ़ रही है, जिसके चलते हम सोने में हल्की तेजी देख रहे थे और एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर सोना कारोबार कर रहा था। और क्योंकि कल यूएस मार्केट बंद थे, इसलिए हमने कच्चे तेल में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं देखा। यूरोप के बाजार वहां पर भी सपाट ही कारोबार हो रहा था, हल्के ऊपरी स्तर पर यूरोप के बाजार बंद हुए। तो यह है आज के लिए पूरे संकेत। और यूएस मार्केट से तो ज्यादा कुछ संकेत है नहीं, लेकिन बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में कुछ एक्शन दिखाई दे रहा था। तो आज भारतीय बाजारों के लिए संकेत सपाट ही हैं। अगर ग्लोबल मार्केट से लिहाज से बात करें तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की भी जो शुरुआत है वो हल्की सपाट देखने को मिल रही है। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। एफआईआईज ने कैश मार्केट में कल बिकवाली की, 754 करोड़ की नेट बिकवाली का आंकड़ा आया है। वहीं डीआईएस ने उनके सामने 452 करोड़ की खरीदारी करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में 719 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 25,424 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। तो एफआईआईज कल थोड़ा बेच के गए हैं। हम अगर नेट आंकड़ा देखें तो बिकवाली का ही देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके सामने डीआईएस ने खरीदारी की है। कल भारतीय बाजारों में हमने देखा कि एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स भी देखने को मिल रहे थे। हालांकि क्लोजिंग थोड़ी नरमी के साथ हुई, लेकिन कल रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले। अब ये कितनी टिकाऊ थी कल की तेजी और आज के लिए किन लेवल्स पर नजर रखें, ये एक बार हम समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। कल देखिए हमने लाइफ टाइम हाई वापस से टेस्ट कर दिया और 11 सत्रों के बाद हमने फिर से एक बार नया हाई बनाया। हालांकि इन तीन हाई जो रिसेंटली बने हैं, इन तीनों हाई में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो 22,100, 150, मैक्सिमम 186 तक की रेंज में जैसे कल लगा। उसके बाद ये 22,200 नहीं कर पा रहे हैं पार। तो यही बात मैं आपको कई बार नोटिस करा रहा हूँ कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग की बदौलत कुछ हद तक अपने फ्यूल का इस्तेमाल करके जहां तक तो पहुंच गया, लेकिन इसके आगे यानी कि आपको और तेजी चाहिए। उसके लिए एक नए फ्यूल, नए ट्रिगर की जरूरत है जो इस समय मार्केट के अंदर एब्सेंट है। अर्निंग्स जा चुकी है, पॉलिसी से कुछ खास बड़ा भी आ नहीं रहा, किसी तरह का कोई ट्रिगर इस तरह का है नहीं। तो इसलिए मार्केट थोड़ा अपने आप को स्ट्रगल कर रहा है इसी रेंज के अंदर आके और नए हाइस पे टेस्ट तो कर रहा है, रोक भी रहा है, लेकिन उसके बाद की जो बढ़त है वो थोड़ी एब्सेंट है। बट एनी हाउ फिर भी कल निफ्टी के अंदर हमने देखा कुछ फ्रेश लॉन्ग पोजिशन बनी है। बिल्डअप काफी कम था, करीब 1% ही एडिशन हुआ है। हमने कल 1% ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ नया हाई लाइफ टाइम हाई टेस्ट कर दिया। लेकिन यही बात है कि 22,200 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो पार होगा तो ही शॉर्ट कवरिंग और आएगी, अदरवाइज तो शॉर्ट कवरिंग या फिर
नया ट्रिगर या नए लेवल्स के बारे में अभी सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है मार्केट इसी रेंज में भी ट्रेड करे, थोड़ा कंसोलिडेट करे। अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट ने 22,000 के लेवल को बचाया हुआ है, कल 22,100 के ऊपर की क्लोजिंग दी हुई है। आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास पुरानी पोजीशन है, तो आप 22,100 22,000 तक का ही स्टॉप लॉस इम्पैक्ट लगा के आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास नई पोजीशंस बनानी है, तो अपना रिस्क रिवार्ड थोड़ा चेक कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जितना 22,000 के आसपास आपकी पोजीशंस बन पाए उतनी अच्छी है, और उसके बाद आपका टारगेट स्टॉप लॉस आपका वो 22,200 तक का होगा। 22,000 का एक आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये वेरी इमीडिएट है, और जिनको सीरीज का रखना है वो 21,900 का अभी रख सकते हैं, अगर सीरीज का उनको स्टॉप लॉस रखना है तो। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, और बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंस है, और बैंक निफ्टी 46,500 के ऊपर कल की क्लोजिंग देने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत और मार्केट का मोमेंटम आपको चलाता हुआ दिखे। इसे बैंक निफ्टी का पहला टारगेट 46,800, दूसरा 47,000 तक का है। इस सीरीज में 47,000 आने के चांसेस ज्यादा है, और वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के बदौलत यहाँ पे आए हैं HDFC बैंक और 2-4 बैंक अगर और चल गए तो फिर 47,000 आ जाएंगे, क्योंकि वेटेज का रोल अपने आप में आ जाएगा। तो जिनके पास पुरानी पोजीशंस है उनको 46,000, 46,300 दो स्टॉप लॉसेस है, ये आपको लगाने पड़ेंगे। जो नया आना चाहता है उसके लिए 46,300 का वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस है, वो लगाए और पोजीशंस के अंदर ले भी सकता है। बोथ द कंडीशन, चाहे निफ्टी की हो चाहे बैंक निफ्टी की हो, 20% से ज्यादा पोजीशन रखनी नहीं है, 40% स्टॉक्स के अंदर रखना है, और रिमेनिंग आपको कैश के अंदर रखना है। मार्केट जब भी लाइफ टाइम हाई लगाए या लाइफ टाइम लो के आसपास पहुंचे, उस केस के अंदर आपको हमेशा चर्निंग करनी चाहिए। अपने स्टॉक्स पोर्टफोलियो को चेक करें, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस है और आपको लग रहा है कि वहाँ पे कैरी किया जा सकता है, वहाँ पे कैरी करें और वहाँ से बाहर निकले। दूसरी बात, अब आ जाते हैं ऑप्शंस ट्रेडर्स की। ऑप्शंस के स्विंग ट्रेडर्स को मौका मिलेगा आज भी, क्योंकि 16 का मिक्स चल रहा है, मार्केट शेक कर सकता है फिर से, तो इसलिए इंट्राडे ही काम करें। इंट्राडे के अंदर आपको ठीक ठाक पैसे बन जाएंगे, क्योंकि वॉलिडिटी अपने चरम पर है, करीब 16 के आसपास चल रही है। रही बात एफआईआई की, तो 39% वो लॉन्ग है, वो 1-1% से बढ़ा रहे हैं, कोई मेजर चीज नहीं है, लेकिन 1-2% में बढ़ाने से भी मार्केट का जो कन्विक्शन है वो काफी हाई है, और उसने कल लाइफ टाइम हाई को टेस्ट किया है। इसलिए 39% जो लॉन्ग पोजीशंस है वो भी एफआई मार्केट के हक में है। इसलिए आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, नए हाईज की, नए लेवल्स की वेट करनी चाहिए। पहले 22,200 टूटे, फिर नए हाईज आएंगे, और वहाँ पे 46,800 टूटते 47,000 पे आप जल्दी देख लेंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो नए हाइज की तरफ बाजार, ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे कारोबार करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे कि अगर बाजार इस वक्त रिकॉर्ड हाई के पास है तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें, क्योंकि चर्निंग काफ़ी देखने को मिल सकती है। तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, बाजार में बने रहिए नए हाइज के लिए। और एफआईएस के जो पोजीशन है, जिस तरीके से अभी डिम्पी बता रहे थे, वो भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है फिलहाल बाजार की तेजी के लिए। तो आज अगर भारतीय बाजारों के लिए बात करें तो मूड और माहौल अच्छा नजर आ रहा है। एक बार समझ लेते हैं कि ऐसे में रणनीति क्या अपनाएं मार्केट्स में। और हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन मौजूद हैं फोन लाइन पर। अंशुल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें ये बताइए, अपना क्विक व्यू शेयर कीजिए, और इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए पूजा जी, कल लाइफ टाइम हाई हिट करने के बाद निफ्टी में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, प्रॉफिट बुकिंग आई है, और इसका सबसे बड़ा कारण आपने अभी जो टेम्पलेट रन किया था ऑप्शंस का, उसमें देखिए 25,000 करोड़ की सेलिंग हुई है एफआईआई की। तो 22,150, 22,200, 22,250 तीनों लेवल पे हेवी कॉल राइटिंग है, और अगले 1 से 1.5 दिन ये लेवल निकलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो आज कुछ हद तक फ्लैट कारोबार रह सकता है। यूएस मार्केट भी बंद था, वहां भी बहुत फ्लैट, कोई क्यूज नहीं मिल रहे हैं। हालांकि चाइना थोड़ी सी तेजी दिख रही है, बट डोमेस्टिक डेटा देखते हुए लग रहा है कि हम 22,100, 22,150 की रेंज में साइडवेज रहेंगे। नीचे में इमीडिएट सपोर्ट 22,050 का है, ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस 22,150 का है। इसी रेंज में पूरे दिन हम फ्लैट रह सकते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट या बड़े अपमूव के लिए 22,200 निकलना जरूरी है, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी तो 22,400, 450 के लेवल मिलेंगे। वहीं बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा डेटा पॉजिटिव है, 46,700 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है इंट्राडे के लिए। अगर ये निकलता है तो फिर हम 47,000 जो डिम्पी जी बोल रहे थे वो बहुत आराम से टेस्ट कर लेंगे। नीचे सपोर्ट 46,400, 46,350 की जोन में, इस जोन में इनिशियल डिप मिलती है तो एक बार 46,700 तक के लिए बाई कर सकते हैं। और लार्ज कैप में चूंकि आज साइडवेज प्राइस एक्शन लग रहा है,
मिड कैप निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है और ट्रैक्शन वहीं ज्यादा दिख रहा है मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में, तो मैं दोनों मिड कैप शेयर बाई दूंगा। पहला है सतलज टेक्सटाइल्स। 10 हफ्ते इनसाइड बार रहने के बाद लास्ट वीक इसने नीचे एक शेकआउट देने के बाद कल के सेशन में ब्रेकआउट दिया है। तो शेकआउट के बाद ब्रेकआउट काफी स्ट्रांग होता है। 72 रुपीज में बाई करना चाहिए सतलज टेक्सटाइल को। 66 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा और 89 रुपीज का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक में जो बाई दूंगा वो है जागरण का। 113 रुपए में बाई करना चाहिए। 105 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 135 रुपए का टारगेट रहेगा। दोनों स्टॉक में एक हफ्ते का समय लग सकता है टारगेट अचीव होने में, क्योंकि 20-22% की अपसाइड की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1 से 1.5 हफ्ते में टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। चलिए, 1 से 1.5 हफ्ते में ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए अपने। जागरण प्रकाशन कल भी 4% चला था, लेकिन और तेजी के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं 135 के टारगेट के लिए। और सतलज टेक्सटाइल्स में भी खरीदारी के मौके दिखाई दे रहे हैं 89 के टारगेट के लिए, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए और थोड़ा समय आ सकता है, जैसा कि अभी अंशुल बताए थे कि 1 से 1.5 हफ्ते का समय लग सकता है ये टारगेट्स आने में। ओके अंशुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए, वक्त है खबरों वाले शेयर्स जानने का। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले वर्लपूल फोकस में रहेगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि उनकी जो पेरेंट कंपनी है वो ऑफलोड कर सकती है 24% स्टेक, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट $451 मिलियन हो सकता है। डील प्राइस 1230 रुपये, जो कि 7% डिस्काउंट पे है और ब्लॉक डील्स के जरिए देखने मिल सकता है। और ओवरऑल याद रखिए कि प्रमोटर्स का 75% स्टेक जो है कंपनी में ऑलरेडी है, और इम्पॉर्टेंटली जो है वो अपनी स्टेक कम करेंगे और ग्लोबल लेवल पे जो है अपनी डीलेवरेज भी करेंगे अपनी बैलेंस शीट को। इसके अलावा जीसीपीएल भी फोकस में रहेगा। अपनी ईस्ट अफ्रीका ऑपरेशंस की जो है डाइवेस्टमेंट करने वाले हैं। एक टाइप से इनलाइन कहेंगे, एनालिस्ट का मानना है कि ये स्ट्रैटेजी में रीऑर्गेनाइजेशन देखने मिल रहा है और ये कंपनी को अचीव करने में हेल्प करेगा जो 15% का टारगेट उन्होंने रखा है एबिडा मार्जिन के लिए अगले 2 साल के लिए। दीपक फर्टिलाइजर्स का एक बड़ा 15 साल का एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट आया इक्विनोर के साथ, जो कि नॉर्वेजियन जाइंट कंपनी है। और याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो है ग्लोबल वॉलेटिलिटी वो अब्जॉर्ब कंपनी कर सकती है और मार्जिन्स का भी आउटलुक अच्छा रहेगा। कोटक बैंक में जो है रीडेजिग्नेशन हुई है। केवीएस मानियन को जो है जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और की मैनेजिंग पर्सनल है। अब याद रखिए ये मैनेजमेंट रीजिक भी देखने मिला है, तो स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। मिंडा कॉप में कल ब्लॉक डील्स हुई थी और हमारे खबर पे मुहर लगी है 18 स्वदेश की, जहां पे हमने कहा था कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने अब्जॉर्ब किया है बाइंग को, जहां पे एक एचएनआई सेलर था। सीआई ऑटोमोटिव के नतीजे आए हैं चौथे तिमाही कैलेंडर ईयर 2023 के, तो अनुमान से जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, तो स्टॉक में प्रेशर आ सकता है। वही मोरपेन लैब्स की बात करें तो प्रेफ इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए जो है वो कैपिटल रेस कर सकते, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग 22 फरवरी को है। वही एंजल वन भी अगर फोकस में रखें तो यहाँ पे 22 फरवरी को जो है कंपनी जो है फंड रेस के लिए बातचीत कर सकती हैं। अब आखिरी स्टॉक रहेगा जी, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपडेट आ गया है और यहाँ पे जो है ईटी के सोर्सेस से पता चल रहा है कि जी जो है री इंगेज कर रही है सोनी ग्रुप के साथ अपनी $10 बिलियन की मर्जर को रिवाइव करने के लिए। हालांकि याद रखिए डील ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ हो चुका था 22 जनवरी को, और यहाँ जो खबरों के हिसाब से लग रहा है कि जी एक्सपेक्ट है कि सोनी से इन्फॉर्म करेंगे अगले 24 से लेकर 48 घंटे तक कि वो टर्म्स जो नए आए हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो एक और नया ट्विस्ट आ गया है जी के सागा में, तो ये बहुत डेवलपिंग स्टोरी है, तो इसको हम ज़रूर ट्रैक करेंगे और आपको जो है इसकी न्यूज़ फ्लोज और अपडेट्स लाते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो जी एंटरटेनमेंट से जुड़ी बड़ी खबर और इसको हम ट्रैक करते रहेंगे। अगले 24 से 48 घंटे में कुछ बड़ा फैसला निकल कर आ सकता है, तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। इसको भी हम ट्रैक करेंगे कि इससे ये जो मैनेजमेंट जुड़े हैं, टॉप मैनेजमेंट में बड़े बदलाव हुए हैं, इसके क्या मायने हैं, इसका भी हम आगे एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा जीसीपीएल जैसे स्टॉक्स पर नज़र रखिए और वर्लपूल, सीआईई ऑटोमोटिव, मोपेन लैब जैसे स्टॉक्स भी आज के दिन फोकस में रहेंगे।
अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। कहां पर नजर रखें कमोडिटी मार्केट में, बताने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, थोड़ी रिकवरी यहां पर दिखाई दे रही है, कैसे ट्रेड करें? जी, यहाँ पे गुड मॉर्निंग। गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल डिकपल होकर थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड में थोड़ी तेजी बनी हुई है, लेकिन सिल्वर में हम यहाँ पे लगातार फॉल आता हुआ देख रहे हैं। मेरे ख्याल से मेन ट्रेंड के साथ चलना होगा। सिल्वर में सेलिंग स्ट्रैटेजी को हम ले सकते हैं। 71,500 के करीब सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 71,100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 71,700 का। वही मुझे गोल्ड में लग रहा है कि गोल्ड में आज थोड़ी सी हल्की रिकवरी यहाँ पे और आ सकती है, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगी ये कमोडिटी। तो बाइंग करनी भी है तो 62,000 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 62,150 का छोटा सा टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 61,950 का। ओके, तो ये है सलाह सोने चांदी पर। वरना इसके अलावा क्रूड में क्या करें? कल तो कुछ एक्शन ज्यादा कुछ नजर नहीं आया, बट आगे के लिए क्या व्यू बन रहा है आपके? क्रूड के फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं? ओवरऑल एक देखा जाए तो क्रूड में साइडवेज ही मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। कोई भी अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर ऊपर आता है तो प्रीमियम बढ़ता है, नहीं तो फिर से ये करेक्शन लेता है। 6500 6600 के रेंज में ये ट्रेड कर रही है कमोडिटी, 6450 के करीब में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हायर साइड पे भी सेलिंग कर सकते हैं, या फिर 6500 के करीब लेवल्स आते हैं, सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। यहाँ पे 6420 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6540 का। और मेरे ख्याल से ग्रेजुअली एक बार ये 6380 के करीब जा सकता है। तो मेन ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड का ही दिख रहा है क्रूड ऑयल में भी। ठीक है, तो ये है सलाह क्रूड पर। और आखिर सवाल बनना, बेस मेटल्स में भी क्या कहीं आप मौके देख रही हैं आज के लिए ट्रेड करने के लिए? जी, कॉपर में काफी अच्छी रिकवरी थी, लेकिन कॉपर में कल हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा। साथ ही यहाँ पे जिंक में भी रिकवरी थी। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर बात एल्यूमिनियम की चीज है तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। 978 के करीब सेलिंग स्ट्रैटेजी को ही अपनाना चाहिए। टारगेट होगा 196 का। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 199.5 का। दूसरी कमोडिटी मुझे लग रहा है कि कॉपर में फिर से एक सेलिंग आ सकती है, तो 720 के करीब सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 715 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 722 का। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह। कॉपर पर लगातार हमारे एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स बुलिश, इस पर आप नजर रखिए। थैंक यू सो मच वंदना, आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सिल्वर में बिकवाली करने की सलाह है, क्रूड में भी आप बिकवाली करके चलिए 6420 के लिए। और अगर बेस मेटल्स पे नजर रखनी है आपको तो कॉपर अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ये बताने के लिए गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम ब्रोकरेजेस में बात करते हैं पावर ग्रिड की, क्योंकि बर्नस्टीन ने अपना जो इनिशिएट किया है रिपोर्ट आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस देके रखा है 315 रुपीज़ का। तो अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अगर देखें तो 18% ROE जनरेट करता है। पैट ग्रोथ जो है वो 8% है। बट उसके अलावा बर्नस्टीन को आगे जाके एक अपसाइड और देखने को मिल रहा है कंपनी में, क्योंकि कंपनी में 3 न्यू सेगमेंट्स खुले हैं। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन हो गया, बैटरीज हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गया, स्मार्ट मीटर्स हो गया, जिसकी वजह से एक न्यू प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है कंपनी में। और इसी के अलावा पहले के जो सेगमेंट्स है इसकी वजह से काफ़ी अच्छा कैश फ्लो भी आता है कंपनी में, और लो कॉस्ट डेट भी है। और इसी के चलते हुए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे टारगेट प्राइस 315 रुपीज़ का दे रखा है पावर ग्रिड के लिए। अगली बात करते हैं वो है LIC, जहाँ पे JP मॉर्गन ने अपना ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1340 रुपीज़ का दे रखा है। अगर इस स्टॉक की बात करें तो अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसी साल में स्टॉक ने 20% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दे चुका है। और उसके अलावा JP मॉर्गन का मानना यह है कि ये जो रिटर्न्स है वो कहीं पे फंडामेंटली काफ़ी जस्टिफाइड है। और अभी के प्राइस लेवल पे भी अगर हम प्राइस टू EV एंटरप्राइज वैल्यू की अगर बात करें तो वो जो रेशियो है वो 0.8 पे है, जो कि अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है JP मॉर्गन के हिसाब से। और इसी के चलते हुए एक रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव देखने की वजह से JP मॉर्गन का एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है।
अगली बात करते हैं वो है ONGC, जहाँ पे सिटी ने अपना टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 305 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना ये है कि आगे जाके इस क्वार्टर में कहीं पे क्रूड प्रोडक्शन ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। गैस प्रोडक्शन है वहाँ पे भी हमें कुछ रैंप अप देखने को मिल सकता है, और एक गैस का प्राइजेस है उसमें भी हमें कुछ एक पोटेंशियल अपसाइड देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है सिटी का, जहाँ पे टारगेट प्राइस बढ़ा के ONGC के लिए 305 रुपीज़ का किया है। और आखिर में बात करते हैं HDFC बैंक की, जहाँ पे एक मैनेजमेंट मीट HDFC बैंक ने ली थी कोई इंस्टीट्यूट्स के साथ, और इसमें HDFC बैंक ने काफ़ी क्लियर किया है कि आगे जाके उनका फोकस जो रहेगा वो काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी पे रहेगा। एक उनका डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है वो भी एक ऑन ट्रैक चलता रहेगा। LDR रेशियो जो कहीं पे कंसर्न था वो भी बैंक बोलता है कि आगे जाके वो कम करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे। और अगले डिपॉजिट्स में कहीं पे कंस्ट्रेंट अगर दिखा तो लोन ग्रोथ में कहीं पे स्लो डाउन तो आ सकता है, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और इसी के चलते हुए सिटी ने अपना टारगेट प्राइस जो है वो मेंटेन किया है 2050 रुपीज़ पे, और बर्नस्टीन ने अपना टारगेट प्राइस जो है वो मेंटेन किया है 2100 रुपीज़ पे। तो एक अच्छा खासा अपसाइड हमें HDFC बैंक में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो HDFC बैंक पर अब देखिए ब्रोकरेज हाउस की कवरेज लगातार देखने को मिल रही है, तो इस पर नज़र रखिए। पावर ग्रिड पर बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, आज ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा, और इसके अलावा LIC जैसे स्टॉक्स पर भी आज नज़र रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए एक अहम खबर, हेल्थ इंश्योरेंस का ज़्यादा क्लेम करने वालों को अब ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। क्या है पूरी खबर, डिटेल्स के साथ अनुराग शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग बताइए। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर आप लगातार क्लेम लेते हैं तो आपको आगे चलकर प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो हिस्ट्री है, आपका एक्सपीरियंस है, क्लेम आपने नहीं लिया या फिर नई पॉलिसी आपने ली है, तो वहाँ पर आपको प्रीमियम कम देना होगा। और ये जो प्रक्रिया है कोहरेट बेस्ड प्राइसिंग की, ये इंश्योरेंस कंपनियां अपनाने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक बड़ा तबका है जो क्लेम नहीं भी लेता है लेकिन उनका प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है। तो इसी को देखते हुए ये तरीका अपनाने जा रही है इंश्योरेंस कंपनियां। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के द्वारा सुझाव भी मांगे गए हैं, तो इसमें कैटेगराइज किया जाएगा, बकेट बनाई जाएगी, और उस बकेट के हिसाब से जिस कैटेगरी में पॉलिसी होल्डर आएगा उसको लोडिंग परसेंटेज उस तरह से देना होगा। नो क्लेम का एक बकेट होगा, 50% क्लेम का एक बकेट होगा, 100% क्लेम का एक बकेट होगा, 200% क्लेम का एक बकेट होगा। तो जितना ज़्यादा आपका क्लेम है, जिस बकेट में आप आएंगे उतनी ज़्यादा लोडिंग लगेगी और आपको प्रीमियम ज़्यादा चुकाना होगा। तो नए जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी प्रीमियम में, और जो प्रीमियम चुकाते हैं लेकिन क्लेम नहीं लेते हैं तो उनके ऊपर भी लोडिंग कम लगेगी। तो इनका फ़ायदा 70% पॉलिसी होल्डर है उनको मिलेगा, जिससे एक बड़ी जिस तरह से जो लक्ष्य है रेगुलेटर का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस के दायरे में लाए, तो उस कड़ी में ये पहल है कोहरेट बेस्ड प्राइसिंग की, जहां पर आपकी जो कैटेगरी होगी उस हिसाब से आपका इंश्योरेंस प्रीमियम तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये इम्पोर्टेंट अपडेट लाने के लिए। तो देखिए, ग्राहकों से जुड़ी एक बड़ी खबर, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में ज़्यादा क्लेम ले रहे हैं तो अब आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। इस पर और जानकारी के लिए हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और क्विकली एक कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ पर भी नज़र डाल लेते हैं। फिनवर्सिफाई की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें कमेंट्स उन्हें अच्छा लग रहा है। तेज़ी करने के लिए 2770 का टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 2625 का। और सनफार्मा, इसे आज अपने रडार पे रखिए, काफ़ी सारे एक्सपर्ट की खरीदारी करने की सलाह रही है। सनफार्मा पर 1550 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 1518 का। जेम फाइनेंस की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें भारतीय एयरटेल है पहला स्टॉक, 1172 का होगा टारगेट। और इन्होंने भी अपने दूसरे कॉल में सनफार्मा में ही तेजी करने की सलाह दी है 1562 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 1507 का। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है इंजीनियर्स इंडिया, तेजी करके चलिए 250 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 225 का। और GMR इंफ्रा में भी तेजी करने की सलाह है, 98 का टारगेट, स्टॉप लॉस 90 का सुझा रहे हैं। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं और सभी कॉल्स में तेज़ी करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से, खास करके सनफार्मा पर आज ज़रूर नज़र रखिए।